राज्यों के सिद्धांत। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यों के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम? राज्यों के सिद्धांत। राज्यों के सिद्धांत। राज्यों के सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राज्यों के सिद्धांत। तो राज्यों के सिद्धांत का तुलनात्मक उपागम। राज्यों के सिद्धांतों के संबंध में विचारों में एक मतता का अभाव पाया जाता है। परंपरागत उदारवादी चिंतन में राज्य को स्वायत्त एवं निष्पक्ष माना गया है, जबकि मार्क्सवादी परंपरा में राज्य को एक यंत्र माना गया है। साथ ही राज्य संबंधी इन परंपरागत धारणाओं को अन्य विचारधाराओं जैसे बहुलवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद आदि से चुनौती भी मिली है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में राज्य की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो रहे हैं। स्पष्टतः वर्तमान राज्य की उत्पत्ति एवं विशेषताओं के विश्लेषण हेतु हमें इसकी राजनीतिक उत्पत्ति तथा उत्पादन प्रणाली आदि पर विचार करना होगा, क्योंकि संरचना, कार्य तथा वैधता आदि के आधार पर ही हम राज्य की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक राज्य के निर्माण में वहाँ के नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य है कि नागरिक समाज की भूमिका भी राज्य के द्वारा ही तय की जाती है। नागरिक समाज स्पष्टता उपर्युक्त समस्याओं के कारण ही हमें राज्य के सैद्धांतिक ऐतिहासिक विश्लेषण विश्लेषण की आवश्यकता है। राज्य की संरचना एवं कार्य, विशिष्ट संरचनाओं के विकास, सामाजिक आर्थिक कारकों के संबंध में स्वायत्त आंतरिक विरोधाभास आदि के मध्य समानताओं व असमानताओं की व्याख्या के लिए एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। स्पष्टता विभिन्न राज्यों के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समानता एवं असमानता हमें विश्लेषण के लिए एक प्रारूप फ्रेमवर्क प्रदान करती है। साथ ही वर्तमान दौर में पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण अनेक राज्यों की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। अनेक अधिराष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। रिचर्ड स्केज ने राज्य के तुलनात्मक अध्ययन के 5 चरणों का उल्लेख किया है। रिचर्ड स्केज ने तुलनात्मक अध्ययन के 5 चरणों का उल्लेख किया है। राज्य के कार्यों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई तथा यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण आदि कार्यों का भी संचालन करने लगा। पहला हमारा राज्य के कार्यों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई तथा यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण आदि कार्यों का भी संचालन करने लगे। इसमें राज्य के हस्तक्षेप के वैधानिक क्षेत्र के संबंध में विवाद भी पैदा हो गए। इसकी प्रक्रिया स्वरूप अनेक देश में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के विरुद्ध दक्षिणपंथी राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय हुआ। ठीक है। अपने नियंत्रण दूसरा है अपने नियंत्रण और निरीक्षण के कार्यों में राज्य अत्यधिक दमनमूलक बन चुका है। नियंत्रण के औपचारिक स्रोतों को अन्य एजेंसियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है,
जिसमें न केवल पुलिस शामिल है बल्कि सामाजिक कार्यों को संचालित करने वाली एजेंसियां भी हैं। इससे मानवाधिकारों तथा राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर खतरा पैदा हो गया है तथा राज्य की संरक्षणकर्ता और निरंकुशता के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तीसरा है हमारा, राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुका है। अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुका है। इसके कारण राजनीतिक दल उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं तथा शक्तियों का केंद्रीकरण कार्यपालिका के पास हो गया है। शक्ति का केंद्रीकरण किसके पास? कार्यपालिका के पास हो गया है। शक्तियों का केंद्रीकरण कार्यपालिका के पास हो गया है। कार्यपालिका के पास हो गया है तथा इससे राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद की वैधता का संकट भी पैदा हो गया है। इन सब का विरोध भी प्रारंभ हो गया है, जो शांतिपूर्ण विरोध से उग्रवादी हिंसक विरोध के रूप में देखा जा सकता है। राज्य ने अपने हस्तक्षेप को उत्पादन प्रक्रियाओं तक बढ़ा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीवाद का विकास कॉर्पोरेटवाद राज्य के चौथा है राज्य ने अपने हस्तक्षेप को उत्पादन प्रक्रियाओं तक बढ़ा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीवाद का विकास कॉर्पोरेटवाद राज्य के रूप में हो रहा है। वर्ग संघर्ष को अधिक से अधिक समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप राजकोषीय संकट उत्पन्न हुए हैं। हाल के यूरो संकट में इसे देखा जा सकता है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण पांचवा है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण अथवा वैश्वीकरण ने राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पूंजीवादी समाजों में राज्य की प्रकृति। दूसरी हेडिंग है पूंजीवादी समाजों में राष्ट्र की प्रकृति। समाजों में राष्ट्र की प्रकृति। पूंजीवादी समाजों में राष्ट्र की प्रगति। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का उलझाव तथा विरोधाभासी आयाम यह है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में सामाजिक जीवन के अधिकाधिक क्षेत्र शामिल कर लिए गए। इस राजनीतिक विमर्श के शब्दकोश में इसका स्पष्ट अर्थ बताना कठिन होने लगा। अतः यदि पूंजीवादी समाजों में राज्य की प्रकृति एवं भूमिका को समझना है तो हमें इसके अर्थ तथा संगठित राजनीतिक शक्ति की केंद्रीयता पर बल देना होगा। देखो, अतः यदि पूंजीवादी समाजों में राज्य की प्रकृति एवं भूमिका को समझना है तो हमें इसके अर्थ तथा संगठित राजनीतिक शक्ति की केंद्रीयता पर बल देना होगा। 20वीं सदी की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा कौन कौन सी थी? दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा। उदारवाद पहली थी, उदारवाद और दूसरी है मार्क्सवाद। उदारवाद और मार्क्सवाद, ठीक है, में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका। उदारवादी परंपरा के अंतर्गत राज्य के रात्रि प्रहरी स्वरूप से प्रारंभ करते हुए कल्याणकारी राज्य तथा रात्रि प्रहरी स्वरूप से प्रारंभ करते हुए उदारवाद परंपरा के अंतर्गत राज्य के रात्रि प्रहरी स्वरूप से प्रारंभ करते हुए कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट तथा बाद में नव उदारवादी रात्रि प्रहरी राज्य के विकास का विश्लेषण है। पूंजीवादी राज्य के विकास के चरण।
पूंजीवादी राज्य के विकास के चरण। पूंजीवादी राज्य के विकास के चरण। पूंजीवादी राज्य के विकास पूंजीवादी विकास के चरण। पूंजीवादी राज्य या उदारवादी राज्य के विकास का राजनीतिक इतिहास एक जैसा नहीं रहा है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट या पूंजीवादी राज्य में एक विरोधाभास पाया जाता है, जैसे संचय की आवश्यकता और वैधता के मध्य आवश्यक तनाव के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक उदारवादी राज्य संचय एक्यूमुलेशन की निजी व्यवस्था की विचारधारा के साथ विकसित हुआ तथा कालांतर में लोकप्रिय स्वीकार्यता वैधता हेतु लोकतांत्रिक विचारों को लागू किया। एलन वोल्फ ने पिछले 200 वर्षों में उदारवादी राज्य द्वारा इन विरोधाभासों को हल करने के लिए छह आदर्श प्रारूप के पूंजीवादी राज्य का वर्णन किया है। संचयी राज्य। पहला है संचयी राज्य। ठीक है, पहला संचयी राज्य। इसे वोल्फ ने पूंजीवादी औद्योगिकरण का पहला चरण माना है। ठीक है, पहला चरण है। इसमें पूंजीवाद के पूंजी के संग्रह या संपत्ति के संग्रह को वैध माना गया। यह राज्य हस्तक्षेप राज्य लेसेज फेयर की नीति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। हस्तक्षेप राज्य की नीति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था तथा अर्थव्यवस्था में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया गया। वास्तव में यह संचयी राज्य तानाशाही वणिकवादी राज्य और अपेक्षाकृत लचीला राज्य के मध्य संक्रमण काल का समझौता था, ताकि औद्योगिक पूंजीपतियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समन्वयकारी राज्य। देखो, इसमें आपने समझ लिया, पहला था संचयी राज्य। इसे वोल्फ ने पूंजीवादी औद्योगिकरण को पहला चरण माना। इसमें पूंजी के संग्रह या संपत्ति के संग्रह को वैध माना गया। यह राज्य हस्तक्षेप राज्य की नीति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था तथा अर्थव्यवस्था में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया गया। वास्तव में यह संचयी राज्य तानाशाही वणिकवादी राज्य और अपेक्षाकृत लचीला राज्य के मध्य संक्रमण काल का समझौता था, ताकि औद्योगिक पूंजीपतियों का आवश्यकता को पूरा किया जा सके। समन्वयकारी राज्य। दूसरा है हमारा समन्वयकारी राज्य। राज्य का यह स्वरूप पूंजीवादी औद्योगिकरण के दूसरे चरण में विकसित हुआ। इसमें एक और इस बात पर बल दिया गया कि यदि बुर्जुआ वर्ग के हाथों में सत्ता रहेगी, बुर्जुआ वर्ग के हाथों में सत्ता रहेगी तो सभी को लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर उभरते श्रमिक वर्ग ने अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग की। इस कारण राज्य के द्वारा अनेक सुधारों को लागू किया गया और वैधता के संकट को दूर करने का प्रयास किया गया। विस्तारवादी राज्य। तीसरा है विस्तारवादी राज्य। तीसरा विस्तारवादी राज्य।
तो इसमें जब पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतंत्र के मध्य संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच गया, यानी पूंजीवाद व्यवस्था और लोकतंत्र के मध्य वर्सेस हो गया लोकतंत्र, पूंजीवाद व्यवस्था और लोकतंत्र के मध्य संघर्ष चरम बिंदु पर पहुंच गया, तब विस्तारवादी राज्य का उदय हुआ। इसी के साथ शास्त्रीय उदारवाद का भी अंत हो गया। इस विस्तारवादी राज्य द्वारा साम्राज्यवादी विस्तार किया गया। देखो, इस विस्तारवादी राज्य द्वारा साम्राज्यवादी विस्तार किया गया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विस्तारवादी राज्य, देखो, संघर्ष बिंदु पर पहुंच गया, तब विस्तारवादी राज्य का उदय हुआ। इसी के साथ शास्त्रीय उदारवाद का भी अंत हो गया। इस विस्तारवादी राज्य द्वारा साम्राज्यवादी विस्तार किया गया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इस विस्तारवादी राज्य का पतन हो गया। चौथा है हमारा शाखा राज्य, यानी कि द फ्रेंचाइज स्टेट, शाखा राज्य। इसमें विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्षों को समाप्त करने तथा सार्वजनिक शक्ति को निजी संगठनों को सौंपने के क्रम में इस राज्य का उदय हुआ, जिसे सामान्यतः बहुलवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुलवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। परंतु निजी हित समूह प्रभावी रूप से स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक बहुलवादी राज्य का अंत होने लगा। यूरोपीय राज्यों में आर्थिक नियोजन तथा सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से अमेरिका शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। ठीक है, यूरोपीय राज्यों में आर्थिक नियोजन तथा सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से अमेरिका शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। इस कारण सार्वजनिक शक्ति को हित समूहों को सौंपने पर आधारित शाखा राज्य अतीत बनकर रह गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। इस कारण सार्वजनिक शक्ति को हित समूहों को सौंपने पर आधारित शाखा राज्य फ्रेंचाइज स्टेट अतीत बनकर रह गया और भविष्य के लिए कोई समाधान देने में भी असफल रहा। दोहरा राज्य, द डुअल स्टेट। पांचवा है हमारा दोहरा राज्य, डुअल स्टेट। राज्य के पूंजीवादी व लोकतांत्रिक विरोधाभास को समाप्त करने के लिए यह राज्य अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत दो समानांतर संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें एक को व्यवस्था संभालने का कार्य सौंपा गया तथा दूसरे को लोकतांत्रिक दिखावे को बचाकर रखने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, इस दोहरी व्यवस्था का पहला भाग सैन्य व्यवस्था, नौकरशाही तथा गुप्त सूचना एजेंसियां थी। सैन्य व्यवस्था, नौकरशाही, तथा गुप्त सूचना एजेंसियां थी। तो दूसरा भाग संसदीय व्यवस्था। इस दोहरे राज्य की प्रकृति में भी उदारवादी या पूंजीवादी तत्वों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मध्य सदा विरोधाभास बने रहे। पार राष्ट्रीय राज्य, छठवां है पार राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, एलन वोल्फ के अनुसार यह पूंजीवाद राज्य के विकास का सबसे नवीनतम मॉडल है, जिसका विकास पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास के साथ हुआ। यद्यपि राज्य के द्वारा अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। एलन वोल्फ के अनुसार यह पूंजीवादी राज्य के विकास का सबसे नवीनतम मॉडल है, जिसका विकास पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के विकास के साथ हुआ। यद्यपि राज्य के द्वारा अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। इस पर राष्ट्रीय राज्य ने पूंजीवादी राज्य को एक नया
चित्त प्रदान किया, परंतु यह पार-राष्ट्रीय राज्य भी समकालीन पूंजीवादी समाज में विद्यमान राजनीतिक विरोधाभासों को दूर नहीं कर सका। अमेरिकी ऋण संकट, अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस तथा यूरो संकट और आर्थिक मंदी को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। उत्तर पूंजीवादी युग में राज्य के संबंध में समकालीन चर्चा। उत्तर पूंजीवादी युग में राज्य के संबंध में उत्तर पूंजीवादी युग में राज्य के संबंध उत्तर पूंजीवादी युग में राज्य के संबंध में समकालीन चर्चा। कंटेम्पररी डिबेट्स अबाउट द स्टेट इन द कैपिटलिज्म। उदारवादी विचारकों के अनुसार विकसित पूंजीवादी समाज प्रतिस्पर्धी, विघटित और विस्तृत है। इन समाजों में नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा नागरिक स्वतंत्रता उपलब्ध है। पहला हम देखते हैं उदारवादी। पहला है उदारवादी विचारकों के अनुसार विकसित पूंजीवादी समाज प्रतिस्पर्धी, विघटित और विस्तृत है। प्रतिस्पर्धी, विघटित और विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत है। इन समाजों में नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा नागरिक स्वतंत्रता उपलब्ध है। संसद वह मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर सीधे लॉबिंग के द्वारा या पार्टी द्वारा हित समूह अपना दबाव बनाते हैं। यहाँ कोई विशेष अधिकार वर्ग, हित या समूह नहीं हैं, बल्कि हितों के प्रतिस्पर्धी ब्लॉक हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों की व्यापक उपस्थिति के बावजूद लघु और मध्यम उद्योगों की व्यापक उपस्थिति के बावजूद बड़े औद्योगिक समूहों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि में विस्तार समकालीन पूंजीवादी राज्यों की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। लघु एवं मध्यम उद्योगों की व्यापक उपस्थिति के बावजूद बड़े औद्योगिक समूहों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि में विस्तार समकालीन पूंजीवादी राज्यों की विदेश नीतियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन पूंजीवादी देशों में लोगों की आय में व्यापक अंतर पाया जाता है। वॉल स्ट्रीट का घेराव। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन के अनुसार अमेरिका के 1% लोगों की संपत्ति बाकी 99% लोगों से भी अधिक है। 1% लोगों की संपत्ति। आय में असमानता, राजनीतिक शक्ति में असमानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग।
राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य विशिष्ट वर्ग, राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग, राज्य विशिष्ट वर्ग, राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग। इस संदर्भ में राज्य का अभिप्राय विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से है। इसमें सरकारी तत्वों के अंतर्गत सरकार, प्रशासन, सेना और पुलिस, न्यायपालिका, संसद तथा उपकेंद्रीय सरकारें जैसे अमेरिका के राज्य आते हैं। राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग, राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग। इस संदर्भ में राज्य का अभिप्राय विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से है। इसमें सरकारी तत्वों के अंतर्गत सरकार, प्रशासन, सेना और पुलिस, न्यायपालिका, संसद तथा उपकेंद्रीय सरकारें जैसे अमेरिका के राज्य आते हैं। इसके अतिरिक्त इस राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चर्च, मास मीडिया तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संगठन जैसे गैर सरकारी तत्व शामिल हैं। इन देशों में राज्य की भूमिका एवं उद्देश्यों को समझने के लिए विशिष्ट वर्ग एवं आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। रॉल्फ मिलीबैंड, रॉल्फ मिलीबैंड समकालीन पूंजीवादी देशों में व्यवसायी वर्ग कैबिनेट का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अलावा नौकरशाही, सेना तथा राज्य की वित्तीय संस्थाओं में भी इसका वर्चस्व देखा जा सकता है। समकालीन पूंजीवादी देशों में व्यवसायी वर्ग कैबिनेट का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अलावा नौकरशाही, सेना तथा राज्य की वित्तीय संस्थाओं में भी इसका वर्चस्व देखा जा सकता है। राज्य के विशिष्ट वर्ग की नीतियाँ, राज्य के विशिष्ट वर्गों की नीतियों, विचारों एवं दृष्टिकोणों में भिन्नता के बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने पर सभी एक मत हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, व्यावसायिक हित को राष्ट्रीय हित में से जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए जो जनरल मोटर्स के लिए अच्छा है वह अमेरिका के लिए भी अच्छा है। एग्जाम्पल ग्रेसिया, व्हाट इज़ गुड फॉर जनरल मोटर्स इज़ गुड फॉर यूएस। हैबरमॉस जैसे नव मार्क्सवादियों ने भी पूंजीवादी राज्य की विसंगति का विश्लेषण करते हुए इसे वैधता संकट के रूप में प्रयुक्त किया। इसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों को ही नियंत्रण होता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सभी के लिए समानता और कल्याण का दावा किया जाता है। सभी के लिए समानता एवं कल्याण का दावा किया जाता है। ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान यह अंतर्विरोध पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान यह अंतर्विरोध पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान यह अंतर्विरोध
पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद यूरोप और अमेरिका में राज्य के द्वारा पूंजीपतियों के हितों के संरक्षण को लेकर लोगों में अत्यधिक आक्रोश है। ओबामा ने स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करके लोगों के विश्वास को अर्जित करने का प्रयत्न किया। नॉम चॉस्की ने पूंजीवादी समाजों द्वारा संचालित बाजारवादी उदारवादी नीतियों को व्यापारिक घरानों के लिए संचालित नीतियां कहा है। निष्कर्ष: पूंजीवादी राज्य के लिए संकट कोई नई परिघटना नहीं है। पूंजीवादी राज्य के लिए संकट कोई नई परिघटना नहीं है। वर्ष 1930 के आर्थिक संकट का कल्याणकारी राज्य के द्वारा समाधान किया गया। वर्तमान बाजारवाद उपभोक्तावाद के युग में पूंजीवाद की आलोचना सिर्फ समानता के समर्थक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय आंदोलन के समर्थक भी कर रहे हैं। अतः पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और सामाजिक न्याय के मध्य बेहतर समन्वय एवं संतुलन की आवश्यकता है। समाजवादी समाज में राज्य का सैद्धांतिक आधार। समाजवादी समाज में राज्य का सैद्धांतिक आधार। समाजवादी समाज में राज्य का सैद्धांतिक आधार। समाजवादी समाज में वे समाज हैं जहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को विस्थापित करके सामाजिक स्वामित्व पर आधारित उत्पादन की प्रणाली को लागू किया गया है। समाजवादी समाज में वे समाज हैं समाजवादी समाज वे समाज हैं समाजवादी समाज वे समाज हैं समाजवादी समाज वे समाज हैं जहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को प्रतिस्थापित करके सामाजिक स्वामित्व सोशल ओनरशिप पर आधारित उत्पादन की प्रणाली को लागू किया गया। अधिकांशतः ऐसे समाज मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अधिकांशतः ऐसे राज्य मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। राजनीति में संचालित क्रांति के द्वारा अस्तित्व में आए और यही दल वहाँ के शासक दल बने। इस प्रकार राज्य की मार्क्सवादी धारणा समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। मार्क्स के विचारों में राज्य संबंधी मुख्यतः दो धारणाएं पाई जाती हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स तथा एंगेल्स ने राज्य को एक यंत्र माना जो कि बुर्जुआ की कार्यकारी समिति है। बुर्जुआ की कार्यकारी समिति है। मार्क्स तथा एंगेल्स ने राज्य को एक यंत्र माना जो कि बुर्जुआ की कार्यकारी समिति है। परंतु 18वें ब्रूमेर ऑफ लुईस बोनापार्ट ने मार्क्स ने राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता को भी स्वीकार किया है। समाजवादी राज्य का मूल कार्य बुर्जुआ राज्य मशीनरी को समाप्त कर सर्वहारा की शक्ति को मजबूत करना है। समाजवादी
देखो, बुर्जुआ 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, 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 मार्क्स ने राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता को भी स्वीकार किया। समाजवादी राज्य का मूल काल बुर्जुआ राज मशीनरी को समाप्त कर बुर्जुआ राज मशीनरी समाप्त कर सर्वहारा की शक्ति को मजबूत करना, सर्वहारा की शक्ति को मजबूत करना, जिसे सामान्यतः सर्वहारा वर्गीय की तानाशाही भी कहा जाता है, और यह पूंजीवाद से साम्यवाद के संक्रमण काल में आवश्यक भी है। मार्क्सवादी राज्य की उदारवादियों के द्वारा सर्वाधिकारवादी राज्य कहकर आलोचना की जाती है। मार्क्सवादी राज्य की उदारवादियों के द्वारा सर्वाधिकारवादी राज्य की कहकर आलोचना की जाती है। संपत्ति के सामूहिक मालिकाना एवं राष्ट्रीयकरण से एक विशाल नौकरशाही तंत्र का उदय हुआ, जो बाद में विशेषाधिकार वर्ग बन गया। एक दलीय व्यवस्था का आधिपत्य होने के कारण चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह गई। और चार्ल्स बेटलहम के शब्दों में सोवियत संघ का शासक वर्ग राज्य बुर्जुआ वर्ग बन गया, और राज्य का स्वरूप राज्य पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया। सोवियत संघ में राज्य की विशेषताएं 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 सोवियत राज्य की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता इसका समाजवादी स्वरूप था। इसके अंतर्गत संपत्ति पर निजी अधिकार के बजाय पूरे समाज का मालिकाना हक था। सोवियत राज्य की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता इसका समाजवादी स्वरूप था। इसके अंतर्गत संपत्ति पर निजी अधिकार के बजाय पूरे समाज का मालिकाना हक था। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करके समाजवादी प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया गया। समाज का कायाकल्प दूसरा है। समाज का काया पलट करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। सोवियत संघ में पूरी व्यवस्था का नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था। पश्चिमी विचारकों ने इस व्यवस्था को फासीवाद की तरह ही सर्वाधिकारवादी बनाया। इनके विचार में एक दलीय व्यवस्था से दल में नौकरशाहीकरण की प्रवृत्तियाँ उभरी। सोवियत संघ की एक अन्य विशेषता उसका बहुराष्ट्रीय चरित्र होना। चौथा है सोवियत संघ की एक अन्य विशेषता उसका बहुराष्ट्रीय चरित्र का होना है। समाजवादी विचारधारा द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं का एकीकरण किया गया। समाजवादी विचारधारा द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं का एकीकरण किया गया। सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाया गया, लेकिन सोवियत राज्य औपचारिक रूप से संघीय था, लेकिन व्यवहार में एकात्मक है। सोवियत राज्य की प्रकृति चौथा है सोवियत राज्य की प्रकृति सोवियत राज्य की प्रकृति सोवियत राज्य की प्रकृति तथा इसका क्रांतिकारी उद्भव एवं परंपरा का होना है।
यह अपनी प्रकृति में सामंतवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोधी था। नए सोवियत राज्य ने वर्ग अथवा प्रजाति आधारित सभी असमानताओं को समाप्त कर दिया। इस राज्य का उद्देश्य एक साम्यवादी समाज की तरफ अग्रसर होना था। स्पष्टता वर्ष 1917 की बोल्शेविक क्रांति को निरंतर जारी रखने का प्रयास किया गया। सोवियत राज्य की प्रकृति तथा इसका क्रांतिकारी उद्भव एवं परंपरा का होना अपनी प्रकृति में सामंतवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोधी था। नए सोवियत राज्य ने वर्ग अथवा प्रजाति आधारित सभी असमानताओं को समाप्त कर दिया। इस राज्य का उद्देश्य एक साम्यवादी समाज की तरफ अग्रसर होना था। स्पष्टता वर्ष 1917 की बोल्शेविक क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति सोवियत राज्य का विकास 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 सोवियत संघ की शासन की मूलभूत इकाई सोवियत के रूप में थी। सोवियत संघ की शासन की मूलभूत इकाई सोवियत के रूप में थी, जो कि प्रारंभ में सर्वहारा वर्ग का गठन था तथा बाद में विभिन्न स्तरों पर चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था बन गई। सोवियत के अंतर्गत प्रतिनिधित्व को किसी उदारवादी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से बेहतर माना गया। सोवियत के अंतर्गत प्रतिनिधित्व को किसी उदारवादी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से बेहतर माना गया, क्योंकि यह एक दलीय व्यवस्था के लिए विरोधाभासी प्रतीत होती है। सोवियत के अंतर्गत प्रतिनिधित्व को किसी उदारवादी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से बेहतर माना गया, क्योंकि यह एक दलीय व्यवस्था के लिए विरोधाभासी प्रतीत होती है। लेकिन जैसा कि स्टालिन का मत था कि सोवियत शासन व्यवस्था पुरानी बुर्जुआ लोकतांत्रिक एवं संसदीय व्यवस्था से अलग है। यह एक नई प्रकार की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जनता का शोषण करना नहीं, बल्कि उन्हें सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त कराना है। यह समाजवादी राज्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर आधारित था, जिसके अंतर्गत उत्पादन की समाजवादी प्रणाली का विकास करना और मजबूत करना था। हालांकि यह संक्रमण काल के लिए ही था, परंतु बाद में वास्तविक रूप में नौकरशाही का प्रभाव हावी हो गया। स्टालिन के सोवियत राज्य का पूर्ण सिद्धांत वर्ष 1939 के कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। 1939 के 1939 के कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिन 1939 कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। स्टालिन ने यह स्वीकार किया कि साम्यवाद के अंतर्गत राज्य अवश्य विलुप्त हो जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह मत दिया कि शायद मार्क्स ने भी एकमात्र समाजवादी राज्य की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि सोवियत समाजवादी राज्य चारों ओर से अनेक पूंजीवादी राज्यों से घिरा हुआ है। सोवियत समाजवादी राज्य के विलुप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः सोवियत समाजवादी राज्य तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि विदेशी पूंजीवादी राज्यों के सैन्य आक्रमण की संभावना समाप्त न हो जाए। स्टालिन का मानना था कि सोवियत राज्य पहले ही विकास के 2 चरणों से गुजर चुका। वर्ष 1917 से पहला है वर्ष 1917 से 1937 1937 के दौरान क्रांतिकारी सोवियत राज्य को मजबूत बनाना मुख्य उद्देश्य था। सोवियत राज्य की आर्थिक प्रगति के बाद एक विकसित सोवियत समाज का उदय हुआ। स्टालिन ने
विकसित समाजवादी राज्य के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य का मुख्य कार्य अब आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना तथा आर्थिक सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार करना है। सैन्य व्यवस्था, पुलिस, इंटेलिजेंस के कार्यों के संबंध में स्टालिन का मानना था कि अब इनका कार्य आंतरिक न होकर बाहरी दुश्मनों से लड़ना है। वास्तव में सोवियत राज्य का इस प्रकार का सैद्धांतिकरण वास्तविक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सोवियत राज्य में कालांतर में सैन्य नौकरशाही मजबूत हुई, जिसका कार्य आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों में दमनकारी ही था। सोवियत समाजवादी राज्य के विलुप्त होने पर भी पश्चिमी विश्लेषकों द्वारा आलोचना की गई। जनवादी लोकतंत्र संक्रमणकालीन राज्य के रूप में जनवादी लोकतंत्र संक्रमणकालीन राज्य के रूप में जनवादी लोकतंत्र संक्रमणकालीन राज्य के रूप में संक्रमणकालीन राज्य के रूप में राज्य के रूप में जन लोकतंत्र की अवधारणा को पूर्व यूरोपीय देशों के संदर्भ में व्यक्त किया जा गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नाजी आक्रमण से हुए थे। इन सभी देशों में, जो कि आर्थिक व राजनीतिक विकास से अलग अलग चरणों में थे। पहला है, ठीक है, दूसरा है साम्यवादी समाजवाद, दूसरा है हमारा साम्यवादी समाजवाद, दूसरा हमारा साम्यवादी समाजवाद, दूसरा हमारा साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। उदारवादी देशों में गठबंधन सरकारों की स्थापना की गई एवं इनकी प्रकृति संक्रमणकालीन थी, जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक परिवर्तन लाना था, ताकि अंततः समाजवादी राज्य सोशलिस्ट स्टेट के निर्माण का आधार तैयार किया जा सके। समाजवादी राज्य भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में होगा। पूर्वी यूरोपीय देशों में लोकतंत्र इसलिए आवश्यक माना गया पूर्वी यूरोपीय देशों में जन लोकतंत्र इसलिए आवश्यक माना गया पूर्वी यूरोपीय देशों में जन लोकतंत्र इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि इन सभी देशों को सोवियत संघ द्वारा सैन्य बल से मुक्त कराया गया था। चूँकि इन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी या तो अस्तित्व में नहीं थी या बहुत कमज़ोर थी, अतः कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तथा सोवियत संघ की देखरेख में बहुदलीय गठबंधन को आवश्यक माना गया। जन लोकतंत्र के इस संक्रमणकारी रूप को 10 वर्षों के अंदर ही सोवियत संघ के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में बदल दिया गया। हालांकि यूगोस्लाविया कहाँ है हमारा? कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तथा सोवियत संघ की देखरेख में बहुदलीय गठबंधन को आवश्यक माना गया। जन लोकतंत्र के संक्रमणकारी रूप को 10 वर्षों के अंदर ही सोवियत संघ के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में बदल दिया गया। हालांकि यूगोस्लोवाकिया ने समाजवादी राज्य का अपना पैटर्न विकसित किया, जो सोवियत मॉडल से अधिक बहुलवादी था।
पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवादी व्यवस्था सोवियत संघ द्वारा आरोपित थी। इसी कारण पोलैंड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में विद्रोह हुए। पोलैंड में ट्रेड यूनियन तथा कैथोलिक चर्च को काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। बाद में यहाँ सोलिडेरिटी आंदोलन मजबूत हुआ। सोलिडेरिटी आंदोलन मजबूत हुआ। सॉलिडेरिटी आंदोलन मजबूत हुआ। सॉलिडेरिटी आंदोलन मजबूत हुआ और व्यवस्था परिवर्तन हुई। सोवियत संघ के पतन के साथ ही इन राज्यों में भी परिवर्तन आ गया। नव लोकतंत्र से समाजवादी राज्य का चीन में विकास। नव लोकतंत्र से समाजवादी व्यवस्था का चीन में विकास। नव लोकतंत्र से समाजवादी राज्य का नव लोकतंत्र से समाजवादी नव लोकतंत्र से समाजवादी राज्य का चीन में विकास। ठीक है। जहाँ पूर्वी यूरोपीय देशों में जन लोकतंत्र व्यावहारिक अवधारणा थी, नव लोकतंत्र की माओ की अवधारणा को वैचारिक कहा जा सकता है। लोकतंत्र की माओ की अवधारणा को वैचारिक साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए साम्राज्यवाद समाजवाद और पूंजीवाद समाप्त करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक क्रांति करने की ज़रूरत है। यह लोकतांत्रिक बुर्जुआ क्रांति से अलग होगी, क्योंकि यह बुर्जुआ वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों, छोटे बुर्जुआ और तथा राष्ट्रीय बुर्जुआ के मध्य से लाई जाएगी। कुमिनतांग शासन को समाप्त कर कुमिनतांग शासन कौन सा शासन है? कुमिनतान शासन चीन में नव लोकतांत्रिक राज्य की वर्ष 1949 में स्थापना की गई। माओ ने चीन के नए समाजवादी राज्य में बदलने से पूर्व नव लोकतंत्र काल को संक्रमणकारी बताया। उनके विचार में इस चरण में विभिन्न लोकतांत्रिक वर्गों की तानाशाही स्थापित की जाएगी, न कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इस लोकतांत्रिक वर्ग में शामिल है किसान, छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ, जो कि चीन में पूंजीवादी विकास के निम्न स्तर के कारण मजदूर वर्ग का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया था। किसानों ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना गया कि अगर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जाए तो छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ नव लोकतंत्र की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में शामिल होंगे। माओ के अनुसार नए लोकतांत्रिक राज्य में नौकरशाह तथा एकाधिकारी पूंजीवादी की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, जिनका बैंक, रेलवे एवं वायु परिवहन आदि पर मालिकाना हक था। लेकिन
लेकिन उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि नव लोकतांत्रिक राज्य का कार्य वैध निजी संपत्ति की रक्षा करना है। स्पष्टतः यह निजी संपत्ति को समाप्त करने के सोवियत मॉडल से भिन्न था। 1975 में वर्ष 1975 में 1975 में संविधान द्वारा जनवादी चीन का सर्वहारा के अधिनायकत्व में समाजवादी राज्य के रूप में वर्णन किया गया। अन्य समाजवादी राज्य की भांति चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन व्यवस्था पर एकाधिकार है, लेकिन सोवियत संघ की तरह यह बहुराष्ट्रीय होने का दावा नहीं करता। यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है और 90% से अधिक जनसंख्या हान समुदाय की है। हान समुदाय। वर्ष 1978 में डेंग सियाओपिंग द्वारा आधुनिक 1975 में 1978 में 1978 में डेंग सियाओपिंग द्वारा आधुनिकीकरण का नारा दिया गया तथा बाजारवादी समाजवाद का प्रयोग किया गया, जिसका कट्टर मार्क्सवादी ने कड़ा विरोध किया। लेकिन समकालीन युग में चीन के बाजारवादी समाजवाद का प्रभाव विश्व में अत्यधिक है। चीन के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया व क्यूबा जैसे राज्य ही समाजवादी राज्य होने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ क्यूबा भी सुधारों की मांग चल रही है। रेमंड लोट्टा ने तो यहाँ तक कहा कि वर्ष 1978 के बाद चीन समाजवादी नहीं है। विकसित औद्योगिक देशों में राज्य विकसित पूंजीवादी राज्यों में मुक्त बाजार तथा उत्पादन की निजी प्रणाली होते हैं। अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित होती है तथा नियोजन इस सीमित स्तर पर किया जाता है। खासकर समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्पादन मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं का होता है। राज्य उदार कर व्यवस्था के अंतर्गत स्वैच्छिक बचत को भी प्रोत्साहित करता है। निजी निवेश को प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। इन राज्यों में संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। राज्य अक्सर उन नीतियों का पालन करता है जो ना तो रूढ़िवादी होती हैं और ना ही सुधारवादी। राजनीतिक दलों एवं हित समूहों के द्वारा नीतियों को अभिव्यक्त किया जाता है, जिनका विधि निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव के अतिरिक्त अधिकांश समय असक्रिय रहते हैं। कार्यपालिका की नीतियों को नौकरशाही द्वारा लागू किया जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है। परंतु यथास्थिति को बनाए रखने में यह कार्यपालिका के साथ होती है। राज्य धर्मनिरपेक्ष नीतियों को पालन मानता है, जो राजनीति और धर्म के पृथक्करण पर आधारित होती है। सेना को कार्यपालिका के अधीन माना जाता है। इसका व्यवहार व्यावसायिक होता है, न कि किसी विचारधारा के अधीन। तृतीय विश्व की तरह इन देशों में सेना इस सत्ता पर कब्जा नहीं विकसित पूंजीवादी राज्यों में अनेक बड़े व छोटे शहरों का प्रशासन राज्य को चलाना होता है एवं मध्यम वर्गीय की संख्या इन शहरों में अधिक होती है। व्यवसाय व आय के आधार पर इनकी परिस्थिति में भी अंतर पाया जाता है। राज्य द्वारा समाज कल्याण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
परंतु आर्थिक मंदी के समय बेरोजगारी से नहीं बच पाता। वर्तमान संकट में भी यह देखा जा सकता है कि जन्म दर बर्थ रेट कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या नीति पाई जाती है। विकासशील समाजों में राज्य की प्रकृति। अनेक नए राज्यों के उदय, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक व्यवस्था ने समकालीन विश्व में अनेक मुद्दों को उभारा है। कोई भी अविकसित या अल्पविकसित राष्ट्र विकास के लक्ष्य को नकार नहीं सकता, लेकिन विकसित देश के संबंध में यह अनेक रूपों में बिखरी हुई है। विकास की प्रक्रिया का अस्तित्व में होना एक सामाजिक तथ्य है। विकास की प्रक्रिया का अस्तित्व में होना एक सामाजिक तथ्य है और विकास की आवश्यकता की पहचान करना एक सामाजिक मूल्य। विकास की सामाजिक वास्तविकता तथा उसके विचारात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में ही एक विकासशील राष्ट्र की प्रकृति एवं मूल्य का निर्धारण किया जाता है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि विकास की रणनीति व लक्ष्य निर्धारण में विकासशील राष्ट्र किस स्तर तक स्वतंत्र है। अनुभव यह बताते हैं कि विकासशील राज्य अपने संरचनात्मक पिछड़ेपन के दुष्चक्र को ध्वस्त करने में असफल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अपवाद भी रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध हालांकि प्रकृति में गणतांत्रिक हैं, परंतु उनकी वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था अक्सर तानाशाही किस्म की पाई जाती है। न तो राजतंत्र हैं और न ही पूरी तरह से तानाशाही। यहाँ संविधान तो है, लेकिन इनका संविधानवादी किसी करिश्माई नेता अथवा पार्टी की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ एक उच्च विशिष्ट वर्ग पाया जाता है जिसका अक्सर एक रूढ़िवादी सैनिक विशिष्ट वर्ग द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यहाँ न तो विकसित संसदीय व्यवस्था है और न ही विकसित या प्रतिस्पर्धी दल व्यवस्था। जहाँ कहीं संसदीय व्यवस्था अस्तित्व में है, वहाँ भी कुछ वर्गों का प्रभुत्व है और विधायिका में संपत्तिशाली वर्ग का प्रभुत्व है। अपराधीकरण, धन एवं मंत्रिमंडल शक्ति की समस्या यहाँ पर गंभीर है। एशिया एवं अफ्रीका के कुछ देशों ने बहुदलीय व्यवस्था को त्याग कर एकदलीय व्यवस्था को अपनाया है, जैसे सीरिया, केन्या, तंजानिया, गिनी आदि। यहाँ संसदीय व्यवस्था का लगातार ह्रास हुआ। उल्लेखनीय कि हाल में प्रारंभ हुआ अरब स्प्रिंग इन्हीं देशों में हुआ है। यहाँ पर राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया जारी है, जैसे मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं सीरिया आदि। कुछ देशों में एकदलीय प्रभुत्व की प्रणाली रही है, जैसे मैक्सिको और भारत। उन देशों में जहाँ संसदीय मूल्यों को अपनाया गया, वे वास्तविकता से कोसों दूर हैं। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन की जरूरत होती है तथा अक्सर इसके नाम पर तानाशाही सत्ता उभर आती है। संसद विरोधी विचारों व हितों का मंच बनकर रह जाती है, जिसका लाभ सैनिक तानाशाहों द्वारा उठाया जाता है। संविधान को या तो बदल या फिर समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि विकासशील देशों में अधिनायकवादी व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पर सर्वाधिकारवाद नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तकनीकी पिछड़ापन तथा दक्ष नौकरशाही पाई जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति मौखिक प्रतिबद्धता हमेशा रखी जाती है। जहाँ संक्रमण काल में विकास के लिए अधिनायकवादी शासन को उचित घोषित किया जाता है, वहीं लोकतंत्र की प्राप्ति एवं भविष्य का लक्ष्य रखा जाता है। अधिकांशतः विकासशील देशों में लिखित संविधान एवं संसद है, परंतु यहाँ पर अक्सर संविधान तथा औपचारिक संसदीय संस्थाएं तानाशाही के शासन को वैध बनाने का कार्य करती हैं।